यस पीएस की क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग जुलाई माह का जो है नए रूप में नए तरह के चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं। इसमें आप सभी को सबका कार्य भी साथ साथ पूरा करना है और साथ ही जो है आपको जो होमवर्क दे रहे हैं उसी से संबंधित आपसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे और उस क्वेश्चन का आप टेस्ट दे करके 10-10 करके स्कूल में लेकर आएंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा। इस बात पर अमल करते हुए आप इस वर्क को पूरा करेंगे। हम जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाने में से ही क्वेश्चन पूछेंगे और उस क्वेश्चन को आप जो है पढ़ेंगे तो ध्यान से सुनेंगे और सुन करके जो है ये जो क्वेश्चन का आंसर देंगे। इसलिए आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से सुने, समझें और जो क्वेश्चंस नहीं आता है उसको पूछें और उसी से संबंधित रिलेटिव तरह के क्वेश्चंस को मैं जो है आपसे पुटअप करूँगा जिसका आंसर आपको जो देना हो। तो हम लोग का चैप्टर है लेसन 3 धातु व अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल्स। धातु किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिससे वह बना होता है, वह सूक्ष्म जिससे बना होता है उसको हम तत्व कहते हैं। लेकिन तत्व की परिभाषा केमिस्ट्री में यह नहीं दिया गया है। आपको मैं बताया भी हूँ कि किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम इकाई जो समान परमाणुओं से परमाणु से मिलकर के बने होते हैं, जिसका भौतिक व रासायनिक गुण भी समान होते हैं, उसको हम तत्व कहते हैं। ये तत्व जो है रासायनिक और भौतिक गुण इनके समान हो। इन सभी तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। तत्व को कितने भागों में बांटा गया? 3। पहला कौन सा है? पहला धातु तत्व, धात्विक तत्व इसको कह सकते हो। धात्विक तत्व या धातु तत्व। दूसरा क्या होगा? अधात्विक तत्व, अधात्विक तत्व। तीसरा क्या होगा? उपधात्विक तत्व, उपधात्विक तत्व। कितने तरह के हो गए तत्व? 3। कौन कौन? धात्विक तत्व या धातु तत्व, इसको क्या कहोगे? मेटल्स, एलिमेंट्स, मेटल एलिमेंट्स। दूसरा नॉन मेटल। तीसरा सब मेटल्स। तीसरा आपका सब मेटल्स। ये 3 तरह के तत्वों को वर्गीकृत किया गया, जिसमें सबसे पहला हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? धात्विक तत्व। धात्विक तत्व किसे कहते हैं? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन विद्युती का गुण प्रकट करते हैं। धन विद्युती का गुण प्रकट करते हैं। वे धात्विक तत्व कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे? धात्विक तत्व। जैसे सोडियम, ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसमें बनेगा क्या? यानी A+। ऐसे ही Mg है, Mg क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, बनेगा क्या? Mg++। Al क्या है? Al 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, Al+++। तो जितने ये धन विद्युती गुण वाले तत्व होंगे वो सभी के सभी जो है धात्विक तत्व।
ये क्या कहलाएंगे? धात्विक तत्व। धात्विक तत्व ऊष्मा के सुचालक होते हैं और विद्युत के गुड कंडक्टर होते हैं। ये विद्युत का भी सुचालक होते हैं। इसलिए ये किसी बुक्स में ये भी दिया गया है कि वे पदार्थ जो विद्युत के सुचालक हैं, ऊष्मा के भी सुचालक हैं, ऐसे तरह के तत्वों को जो है हम धात्विक तत्व भी कहते हैं। क्या लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आप समझाएंगे तो ये जो है ज़्यादा सुटेबल होगा कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन विपरीत का गुण प्रकट करते हैं, वे तत्व जो है धात्विक तत्व कहलाते हैं। जैसे Na एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे Mg 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Mg प्लस, Al 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Al प्लस होता है। ये सभी के सभी जो है धात्विक तत्व है। धात्विक तत्वों की अपनी एक विशिष्ट भौतिक गुण होती है, रासायनिक गुण होती है। इन गुणों को भी हम लोग जो है पढ़ेंगे। धात्विक तत्व का भौतिक गुण क्या है? धात्विक तत्वों का भौतिक गुण भिन्न है। पहला होता है अवस्था। धात्विक तत्व का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एलिमेंट्स, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। धात्विक तत्वों के निम्न भौतिक गुण है। पहला है धात्विक चमक। क्या है? धात्विक चमक। सभी के सभी जितने भी धात्विक तत्व हैं, उन तत्वों का अपना अपना विशेष चमक होती है। विशेष चमक मतलब जैसे लोहा है काले रंग का, सोना है सुनहरे रंग का, चांदी है चांदनी रंग का, तांबा है हल्के भूरे रंग का। तो जितने ये धातु हैं, उन धातुओं के पास अपना विशेष तरह का जो है चमक होती है। वो अपना विशेष चमक वाले होते हैं। लेकिन अपवाद में हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे अपवाद में कुछ ऐसे अधात्विक तत्व भी होते हैं जिनमें चमक होती है। जैसे आयोडीन, क्या बोला हूँ? I2 आयोडीन इसको बोलते हैं। ग्रेफाइट, हीरा। हीरा जो है क्या है? हीरा अधातु है लेकिन इसमें चमक होती है। ग्रेफाइट अलग तरह के जो धातु है, चमकीले होते हैं। ग्रेफाइट ये भी इसमें भी चमक होती है, लेकिन ये धातु नहीं है। ये क्या है? अधातु। ये अपवाद में आप लोग जो है समझ जाइए। तो धातु में क्या होते हैं? सब धातुओं का अपना अपना विशेष तरह का चमक होती है। जैसे सोना सुनहरे रंग का, चांदी चांदनी कलर का, लोहा काले रंग का, तांबा भूरे रंग का, एल्युमिनियम हल्के सफेद रंग का। ये सब का सब अपना चमक लिए रहते हैं। जबकि कुछ अधातु भी उनमें चमक पाई जाती है। और कौन सा मैंने बोला? आयोडीन, हीरा, ग्रेफाइट, ये सब अधात्विक है, फिर भी इसमें चमक जो है होती है। अगला दूसरा है आपका विद्युत सुचालकता। विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालकता। विद्युत व ऊष्मा की सुचालकता। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एनर्जी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एनर्जी। सभी धातुओं में सभी के सभी विद्युत के और ऊष्मा के दोनों के सुचालक होते हैं। अर्थात
इन सभी धातुओं के अंदर ये एक सिरे पर विद्युत धारा प्रवाह करें तो दूसरे सिरे तक चला जाता है। एक सिरे को गर्म करें तो वो दूसरा सिरा तक जो है वो गर्म हो जाता है। ये सभी ऊष्मा एक स्थान से इन धातुओं के द्वारा दूसरे स्थान तक जो है चले जाते हैं। इसलिए इसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एनर्जी के रूप में हम लोग जो है जानते हैं। लेकिन इसका भी अपवाद है। अपवाद में हम लोग देखें टंगस्टन, लेड, पीबी लेड इसको कहते हैं पारा या पीबी लेड से। दूसरा है मरकरी Hg, मरकरी Hg, पीबी Wn, ये सभी ऐसे तत्व हैं जो विद्युत के उतना सुचालक नहीं होते, ये ऊष्मा के उतना सुचालक नहीं होते। इसलिए इनको जितने इलेक्ट्रिक वायर होते हैं उन वायरों के ऊपर पीवीसी के रूप में इसका उपयोग जो है हम लोग करते हैं, या अन्य तरह के ऊष्मा को जो है बैट ये हीट एनर्जी के लिए भी इसका हैंडल बना करके जो है उपयोग जो है करते हैं। तो यह अपवाद में क्या होगा, टंगस्टन, लेड, मरकरी, ये जो है बाई कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एनर्जी, बट अनदर टाइप ऑफ एलिमेंट्स इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एनर्जी। थर्ड है आपका धात वर्धनीयता, धात वर्धनीयता का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी का अर्थ होता है कि ऐसे पदार्थ जिसको पीटे तो वो पीटने पर पतले चादर के रूप में बदल जाता है। ऐसे गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। घात लगाकर उसको बढ़ा दिया जाए वही घात वर्धनीयता कहलाती है। इसको कहते हैं मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी ये सभी धातुओं का गुण होता है, लेकिन Hg जो पारा है वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, उसमें ये गुण जो है नहीं होता। जिंक में भी ये गुण नहीं होता। तो अपवाद में इसका क्या हो जाएगा, अपवाद में आपका जिंक, जैडियम, पीबी ये सब जो है इसके अंदर आघात वर्धनीयता नहीं होता, जबकि अन्य धातुओं में आघात वर्धनीयता सबसे अधिक पाई जाती है। जिसमें जो एयुआरम होता है, सोना जिसको कहते हैं, चांदी कहते हैं, उन सोने और चांदियों में सबसे अधिक आघात वर्धनीयता होती है। आप महसूस नहीं करेंगे, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई में सोने की इतनी पतली पन्नियां बनाई जा सकती है कि उसमें 2 लाख स्वर्ण पन्ने को रख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर ऊंचाई में 2 लाख स्वर्ण पन्ने को रख सकते हैं। इतनी पतली चादर जो है उसकी बनाई जा सकती है, क्योंकि सोने में सबसे अधिक घात वर्धनीयता का गुण जो है ये पाया जाता है, और इसमें नहीं होता है। जैडियम और पीबी में जो है ये गुण नहीं होता है। वैसे ही चांदी में भी जो घात वर्धनीयता का गुण अधिक पाया जाता है, लेकिन सोने में एयुआरम जिसको कहते हैं, आरम में सबसे अधिक घात वर्धनीयता का गुण जो है पाया जाता है। अगला चौथा गुण है तन्यता, डक्टिबिलिटी। तन्यता, डक्टिबिलिटी अर्थात धातुओं को पिघलाकर या खींचकर तार बनाने के गुण को तन्यता कहते हैं। तन्यता का गुण सबसे अधिक इसमें भी जो है सोने के अंदर सबसे अधिक होता है। सोना, चांदी, इन सभी धातुओं में
धातुओं को खींचकर तार बनाने की जो गुण होता है सबसे अधिक होता है। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार जो है खींचा जा सकता है। इसलिए सोने में सबसे अधिक ये तन्यता का गुण जो है पाई जाती है। जबकि जिंक में, मरकरी में, गैलियम में, जिंक अपवाद है, अपवाद में इसका हो जाएगा जिंक, गैलियम, पीबी, हाँ, इन सभी तत्वों के अंदर ये जो है गुण, गैलियम में जो है ये सभी गुण जो है नहीं पाए जाते, ये अपवाद के रूप में होते हैं। तन्यता के बाद से 5वां पॉइंट है हम लोगों का विद्युत, ये जो है गलनांक व क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अर्थात धातुओं को गर्म कर ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को गलन कहते हैं। और जिस निश्चित ताप पर पूर्णतः ठोस पूर्णतः द्रव में बदल जाए वह उस ठोस धातु का गलनांक कहलाएगा। ये गलनांक जो है धातुओं में अधिक होगा। सबसे अधिक गलनांक लोहे में, लगभग जो है लोहे का गलनांक 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना बोला हूँ? 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। ये Fe जिसको आयरन कहते हैं। दूसरा होता है कापर। कापर का लगभग 1000 जो है ये 35-38 होता है, 1038 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये ऐसे धातु हैं जिनका छठवां पॉइंट डेंसिटी, घनत्व। सभी धातुओं के अंदर घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। ठोस के अपेक्षा द्रव, ये द्रव के अपेक्षा, गैस के अपेक्षा धातु सब ठोस अवस्था में होते हैं। और आप लोग जानते हैं कि ठोस के अंदर जो अणु घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है। इसमें क्षार धातु जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये अपवाद के रूप में होते हैं। इनका घनत्व जो है कम होता है, इसलिए इसको आसानी से, जैसे पनीर को आप लोग काटते हैं चाकू से और बनाकर मटर पनीर खाते हैं, तो वो उसी तरह से सोडियम और मैग्नीशियम ऐसे तरह के धातु होते हैं जिसको आसानी से पनीर जैसे जो है काटा जा सकता है। उसमें जो है धातु घनत्व सबसे कम है। अगला है भंगुरता। 7वां भंगुरता। भंगुरता का मतलब जैसे किसी धातु को या किसी भी पदार्थ को हम मारें और वह टुकड़े टुकड़े भागों में बिखर जाए, चकनाचूर हो जाना जिसको आप लोग कहते हैं, ऐसे तरह के कठोरता छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो ये गुण जो है धातुओं के अंदर होता है ना। लोहे को छोटा छोटा टुकड़ा बना सकते हैं, पीतल को, ये एल्युमिनियम को टुकड़े के रूप में बदल सकते हैं। जबकि कुछ ऐसे हैं जैसे लिक्विड फॉर्म में पाए जाने वाले Hg पारा होता है, उसको हम लोग जो है छोटे टुकड़ों, छोटे पीस में हम जो है नहीं बदल सकते हैं, उसमें ये जो है नहीं होता है। अगला 8वां है आपका जो है ये विलेटा या इसका ध्वनि, साउंड, ध्वनि, साउंड। सभी धातुओं को पीटा जाए तो धातुओं को पीटने पर उससे उत्पन्न जो ध्वनि होती है वह अलग अलग धातुओं में अलग अलग प्रकार की। जैसे लोहे को पीटा जाए तो लोहे से जो है उत्पन्न ध्वनि अलग होता है, एल्युमिनियम में अलग होगा, कापर में अलग होगा। तो सभी ऐसे धातु हैं जिसको पीटने पर एक प्रकार की ध्वनि जो है उत्पन्न होती है। उसको हथौड़े से पीटने पर जो है
एक प्रकार की धात्विक ध्वनि जो है उसमें जो है निकलती है। ये आप लोग देखते हैं कि विद्यालय की जो घंटी होती है बजाने पर उसमें जो है ये ध्वनि उत्पन्न होती है। ये धातुओं के अंदर ये गुण होता है कि उसके अंदर जो है पिटने पर उसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि है उत्पन्न हो जाती है। अगला होता है विलेयता, सॉल्युबिलिटी, विलेयता, सॉल्युबिलिटी, अर्थात हम धातुओं को किसी अन्य जल में या अम्ल में, क्षार में घोल करके विलयन नहीं बना सकते, बल्कि धातु जो है ये विलायकों के अंदर विलय नहीं होता है ना। जैसे पानी क्या है, विलायक है, और उसमें घुलने वाला विलय होता है। तो जो विलय है धातु वो विलयन फॉर्मेट नहीं करता, किसी विलायक के अंदर वो घुलता नहीं। अतः सभी के सभी धातु में अविलय होते हैं, विलेयता उनके अंदर जो है नहीं होता है। ये हम लोग जो है 10वां पॉइंट है कि जब हम किसी धातु को पिघला करके या विद्युत अपघट्य पात्र के अंदर रखें तो पात्र के अंदर रखने के बाद इसमें विद्युत धारा प्रवाह करें, तो विद्युत धारा प्रवाह करने पर जो धातु होता है वह धन वृत्ति वाला होता है, वह ऋण कैथोड पर जमा होता है। किस पर जमा होगा? कैथोड पर। ये जो है एनोड से जो है एनोड होता है धन वृत्ति वाला, इस पर नहीं इकट्ठा होता है। जितने धातु होंगे धन वृत्ति वाला होते हैं तो ये ऋण कैथोड पर जमा होगा, और धन वृत्ति धातु जो होते हैं ये जो है ऋण अधातु जो होते हैं वो सब के सब एनोड पर जमा होते हैं। तो ये इसके ये गुण होता है कि सभी के सभी धातुएं को विद्युत अपघट्य किया जाए तो विद्युत अपघट्य करने के बाद वह सब के सब कैथोड पर जाकर जमा होते हैं, न कि एनोड। ये सभी हमने आप लोगों को धातुओं के भौतिक गुण बताया। कितना पॉइंट है? 10 पॉइंट मैंने जो है आपको बोला। ये सभी के सभी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स था। इसके बाद अब हम लोग यह पढ़ेंगे धातुओं का रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं? ये भौतिक गुण था। धातु तत्वों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल एलिमेंट्स। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। पहला ऑक्साइड बनाना। ऑक्साइड का मतलब होता है धातु को वायु से या ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाना। क्या बनाना? धातु ऑक्साइड बनाना। अधिकांश सक्रिय धातु वायु से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे Fe2, O2, 3O2 इक्वल टू Fe2O3, यहाँ पर प्लस O। ये क्या बन गया? धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड बनता है। केवल ये धात्विक ऑक्साइड जो है सक्रिय तरह के धातुओं से ही बन सकता है। जबकि मान लीजिए सोना ले लिया जाए, ये वायुमंडल से वायु से क्रिया नहीं करता, इसलिए इसका क्रिया में कोई रिएक्शन नहीं होता है, जिसके वजह से वह कितना भी दिन तक सोने को हम रख दें तो उसकी चमक की धूमिलता नहीं होती, काला नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वह अस्थायी धातु है, निष्क्रिय धातु है, जिससे वायु से क्रिया करके जो है धातु ऑक्साइड नहीं बनाता। इसलिए वह धातु ऑक्साइड न बनने से
वो जो है अपना ये चमक नहीं खोता है, उसकी चमक ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक अपनी जो है बरकरार रहती है। एल्युमिनियम भी ऐसे लिखा जाए एल्युमिनियम या ऑक्सीजन से क्रिया करता है, यह भी ऑक्सीजन से क्रिया करता है। तो ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाएगा क्या, Al2O3 प्लस O2। ये क्या क्रिया, एल्युमिनियम ऑक्सीजन से करके क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड उस पर काले रंग का परत जम जाता है। जो आप तार खींचेंगे एल्युमिनियम का देखेंगे तो उसमें जो है ऊपर के तरफ काला आवरण होता है, वह एल्युमिनियम ऑक्साइड का होता है। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है एल्युमिनियम बनाता है, इसलिए सक्रिय धातु। आयरन को आप लोग देखते होंगे, Fe जैसा कि मैंने बोला है जंग लगने की प्रक्रिया, जल से भी जंग लग सकता है, वायु से भी जंग लगता है, वो जंग ऑक्साइड का बनना ही होता है। दूसरा इसका गुण है अम्ल से क्रिया। सक्रिय धातु में अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। अम्ल से क्रिया, सक्रिय धातु में अम्ल से क्रिया करके, जैसे Fe प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से बनेगा क्या, FeSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन। कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इसलिए हम लोग देखते हैं कि धातुओं के ऊपर अम्ल से क्रिया करके हम लोग जो है उस पर फफोले पड़ जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं। इन गड्ढे को फफोले कहते हैं। ये गड्ढे जो है उसको वो करते हैं। ऐसे ही कुछ अम्ल ऐसे हैं, जैसे अम्लराज। अम्लराज से जो है हम जो है सोने को गला सकते हैं। Au को जो है क्या करता है, सुनार जो है आपका गहना साफ करने आता है और अम्लराज के घोल में डाल दे तो आपका सोना पिघल करके उसके विलयन में चला जाएगा, सोने का भार जो है कम हो जाएगा, नहीं मिलेगा, पता नहीं क्यों वो जो है सोने को गला देता है। ऐसे ही कुछ बहुत से अम्ल ऐसे हैं जो अम्लता ज़्यादा होने के कारण अम्लों को गला देते हैं, हाइड्रोजन गैस उसमें निकलता है, अम्ल की गलनशीलता को जो है बढ़ा देता है। ऐसे ही अम्ल के धातुओं के तन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करने पर, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करने पर, ये नाइट्रिक अम्ल ये तो हमने बोला। मान लीजिए पोटेशियम है K2K प्लस HNO3 तो K2NO3 या KNO3 2KNO3 यहाँ पर 2 कर दीजिए, इसमें भी हाइड्रोजन निकलेगा। अब बनाएगा क्या, नाइट्रिक एसिड KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ये पोटेशियम नाइट्रेट बना देगा। इसका उपयोग जो है उर्वरक के रूप में जो हम लोग ये करते हैं, उर्वरक का निर्माण किया जाता है, पोटेशियम उसमें पाया जाता है। ये उसकी क्रियाशीलता के ऊपर जो है निर्भर करता है। धातु के लवणों के विलयन के साथ भी क्रिया कर सकता है। धातु लवणों के विलयन के साथ क्रिया करने पर, जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Zn इजिकल टू एक्वा है, ये एक्वा है, बनाएगा क्या, ZnSO4 प्लस, ये धातु लवणों के साथ क्रिया करता है। ये धातु लवण Zn से क्रिया करके धातु सल्फेट क्या करें। धातुओं की सक्रियता, इसके बाद हम लोगों में आता है धातुओं की सक्रियता। ये कौन कौन सा मैंने इसमें बताया, धातु के रासायनिक गुण में पहला ऑक्साइड बनाना, दूसरा अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करना, तीसरा हमने बोला धातु लवणों से जो है क्रिया, धातु लवण से क्रिया करके ये जो है बढ़ा देते हैं।
अब अम्लों की धातुओं की सक्रियता, धातुओं की सभी धातुओं की सक्रियता एक समान नहीं होती, अलग अलग धातु होते हैं, उनकी सक्रियता भी अलग अलग होती है। ये धातु की सक्रियता एक्टिविटी ऑफ मेटल्स जो होता है वो निम्न कारकों के ऊपर निर्भर करता है। पहला, परमाणु क्रमांक, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तरह के धात्विक तत्व जिनका परमाणु क्रमांक जितना ही कम होता है उसकी सक्रियता उतना ही अधिक, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, रेडियम, ये सब क्या है? सबसे परमाणु क्रमांक 3, 11, 19, इसके 39। तो इसमें परमाणु क्रमांक 3, 11, 19, 39 जो मैं लिख रहा हूँ इसमें सबसे कम इसका है, इसलिए लिथियम की एक्टिविटी या सक्रियता सबसे जो है कम होगा, सबसे अधिक होगा। क्योंकि हमने बोला कि जिस तत्व की परमाणु क्रमांक जितना ही कम होगा उसकी सक्रियता उतना ही जो है अधिक। तो इसमें लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, इसकी सक्रियता सबसे कम अधिक होगी, और रेडियम का परमाणु क्रमांक 39 है, सबसे अधिक है, इसलिए इसकी सक्रियता सबसे कम होगी। दूसरा होता है आयनों की मात्रा। ध्यान दीजिएगा कि ऐसे तरह के तत्व जिसमें आयनों की मात्रा जितना ही कम होगा उसकी सक्रियता उतना ही अधिक होगी, और आयन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उसकी सक्रियता उतना ही जो है घटती जाएगी। आपको उदाहरण मैं दे रहा हूँ, मान लीजिए सोडियम Na+, Mg Al++++ 3 होता है, Si++++ 4 होगा। तो सबसे कम आयन किसके पास है? सोडियम के पास। सबसे अधिक आयन किसके पास है? सिलिकॉन के पास। तो इसमें सोडियम की सक्रियता सबसे अधिक है और सिलिकॉन की ये सक्रियता सबसे जो है कम होगी। ऐसे अलग अलग तत्वों की सक्रियता को भी हम लोग जो है दिखा सकते हैं, और इस सक्रियता के आधार पर हम लोग वर्णन भी कर सकते हैं। अतः यहाँ तक तीसरा एक और पॉइंट है, इसमें हम लोग देखें कि सक्रियता के अंदर जो है, तीसरा पॉइंट में हम लोग बोले कि सक्रियता में विस्थापनीय मान होता है। विस्थापनीय मान मतलब वे तत्व जो दूसरे तत्वों को रिप्लेस कर देता है, हटा देता है, उसको हम विस्थापनीय क्रिया कहते हैं। तो जो विस्थापित करता है उसकी सक्रियता अधिक होती है, और जो विस्थापित होता है उसकी सक्रियता कम होती है। जैसे आपको बोले यहाँ पर CuSO4 प्लस Fe, तो बनेगा क्या? FeSO4 प्लस Cu। यहाँ Fe क्या कर दिया? Cu को रिप्लेस कर दिया। Cu को जब रिप्लेस कर दिया तो Fe की एक्टिविटी Cu की अपेक्षा जो है ये ज़्यादा। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में जब हम लोहे के छोटे छोटे कील डालते हैं और गर्म करते हैं तो कॉपर सल्फेट का नीला विलयन गायब हो जाता है, उसके जगह पर काला हो जाता है। कारण क्या है कि काला जो है Fe का रंग होता है, आयरन का रंग काला होता है, CuSO4 का रंग नीला होता है। तो Cu की सक्रियता की अपेक्षा Fe की सक्रियता अधिक है,
इसलिए यफी ने इसके कलर को हटा दिया और ये अपना कलर काले रंग को जो है बना दिया, जिससे जो है यफी की ये आपकी विस्थापनीय मान सीवी की अपेक्षा ज़्यादा है, जिसके कारण सक्रियता भी यफी की सबसे अधिक है। थैंक यू।